हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया था। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी और सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। तो म्यूटेशन होता क्या है? सबसे पहले तो म्यूटेशन होता है एकदम सडन चेंज। सडन चेंज मतलब अचानक से कोई चेंज हो जाए तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन भी एक कारण है वेरिएशन का। म्यूटेशन डिपेंड करता है किस तरह का हुआ है। म्यूटेशन हो सकता है अच्छा हो, म्यूटेशन हो सकता है खराब हो। मतलब कहने का है कि किसी में म्यूटेशन हुआ तो हो सकता है वो पॉजिटिव रहे किसी के लिए, और अगर म्यूटेशन हुआ तो हो सकता है वो नेगेटिव रहे किसी के लिए। एग्जाम्पल में जैसे म्यूटेशन हम देखते हैं वायरसेस में सबसे ज्यादा होता है। वायरसेस में म्यूटेशन सबसे ज्यादा होता है। अगर वायरस में म्यूटेशन हुआ तो दो तरह का हो सकता है। उसमें हो सकता है वायरस की पावर बढ़ जाए, तो वायरस की पावर बढ़ जाए तो वायरस के लिए अच्छा हो जाएगा म्यूटेशन, लेकिन पॉपुलेशन के लिए खराब हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। वहीं पे अगर म्यूटेशन थोड़ा सा कम हुआ, मतलब नेगेटिव हुआ, तो वायरस के लिए हो सकता है वो म्यूटेशन खराब हो लेकिन पॉपुलेशन के लिए अच्छा हो। क्यों? वायरस की पावर घट जाएगी। तो इस तरह से म्यूटेशन होता है, मतलब सडन चेंज को म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन है क्या, क्यों हुआ, किस तरह से चेंज होता है, तो हम पढ़ते हैं इसमें। म्यूटेशन इज ए फिनोमेना। कौन सी फिनोमेना? जिसमें अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है वो हम देखेंगे अभी। एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंज इन जीनोटाइप, जिस वजह से जीनोटाइप चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो डीएनए क्या था या जीन क्या था? जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, और इसी जीन से जीनोटाइप बनता था। अगर डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो जीनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल में ये एक डीएनए था, ये एक डीएनए था। मान लो यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट था जिसमें जो इंफॉर्मेशन थी, तो इसको हम जीन बोल रहे थे। अब जैसे इसको जीन बोला तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें चेंज हुआ कुछ। जैसे यहाँ पे ये चेंज हो गया, इतना सेगमेंट। इतना सेगमेंट चेंज होने के बाद इसका जो रिजल्टेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो जेनेटिक मेकअप है इसका वो चेंज हो गया, जिस वजह से जीनोटाइप चेंज हो गया। इसी की वजह से फिर फिनो टाइप भी चेंज हो गया। तो इस तरह से ये सब चीजें चेंज हो जाती हैं, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। कैसे होगा वो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें दिखेगा, इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज एन अनदर फिनोमेना लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। ये इससे वेरिएशन भी आते हैं डीएनए में। और क्या क्या होगा? वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूसली फ्रॉम द वन एंड। एक डीएनए एक एंड से कंटिन्यूसली रन करेगा इन ईच क्रोमेटिड। हमने क्रोमेटिड पढ़ा था कुछ इस प्रकार से। तो इस क्रोमेटिड के अंदर डीएनए होता है। एक क्रोमेटिड अगर यहाँ से शुरू हुआ तो वो क्रोमेटिड ही पूरे वो एक डीएनए ही पूरे क्रोमेटिड में दिखाई देगा। तो एक क्रोमेटिड एक डीएनए में होता है। मतलब एक डीएनए में, क्रोमेटिड में एक डीएनए होता है। अब इन्हें हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म, ये हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म होगी। देयरफॉर लॉस, जिसको डिलीशन बोलते हैं, और गेन, जिसको इंसर्जन या डुप्लीकेशन बोलते हैं, ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें चेंज हो सकता है। कैसे? अब इतने इस क्रोमेटिड में एक ही डीएनए था, तो इतना बड़ा डीएनए है, सुपर कॉइल्ड स्टेट में है। अब सुपर कॉइल्ड स्टेट में डीएनए है तो हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो जाए। क्या चेंज हो सकता है? क्या चेंज हो सकता है इसमें? इसमें डीएनए हो सकता है कुछ सेगमेंट में चेंज आ जाए। क्यों? ड्यू टू एडिशन भी आ सकता है, ड्यू टू एडिशन, डुप्लीकेशन, इंसर्जन, इन सबसे चेंज आ सकता है। इसी तरह से क्रोमोसोमल एबरेशंस भी होते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस में भी इसी तरह से चेंज होते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। कैंसर सेल में क्रोमोसोमल एबरेशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
और कैसे हो सकता है? दिस इज नोन एज, अब एक होगा इन एडिशन टू above म्यूटेशन ऑल्सो arises ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर, एक बेस पेयर चेंज हो जाए तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोल देते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है पॉइंट म्यूटेशन का? तो सिकल सेल एनीमिया है, सबको हम डिटेल में समझेंगे। डिलेशन और इंसर्जन कॉज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अब कैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा वो भी पढ़ेंगे, ये सब 6 चैप्टर में आएगा। अब ये कराता कौन कौन है इसको देखेंगे, अभी पहले हो क्या रहा था इसमें एक्चुअल में ये देख लेते हैं एक बार। जैसे हमने कहा एक कोई डीएनए सीक्वेंस है, रैंडम कोई भी सीक्वेंस मान लेते हैं, जैसे कि ATGCTCATAGCGAT, ये कोई रैंडम सीक्वेंस है। अब अगर पहली बात इसमें कही थी कि क्या हो जाए, ड्यू टू डिलेशन कुछ डिलीट हो जाए, क्या डिलीट हो जाए? मान लो कोई इसमें से नाइट्रोजनस बेस जो है वो डिलीट हो जाए। मान लो मैंने कहा ए इसमें डिलीट हो गया एग्जाम्पल में, जब इसमें ए डिलीट हो गया तो मैं इसको अब क्या लिखूंगा? ए ए टी जी, इसको दूसरे से लिखते हैं, इससे लिखते हैं ए टी जी सी टी सी टी, क्योंकि ए तो डिलीट हो गया फिर टी आ गया, फिर ए, फिर सी, जी, ए टी। तो इस तरह से ये बना। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहले जो इसमें तीन तीन के सेट बन रहे थे, एटीजी सीटीसी, यहाँ तक तो कॉमन बना एटीजी सीटीसी, इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे था एटीए, लेकिन यहाँ पे कौन है टीएसी, तो जो बनने वाला रिजल्टेंट अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कौन है सीजीए, यहाँ पे कौन है जीएटी, तो ये एकदम से चेंज हो गया। अब इसको नेक्स्ट फ्रेम में जाना था और इसका नेक्स्ट फ्रेम कुछ और ही होगा, तो इस तरह से ये क्या हुआ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू डिलेशन और लॉस, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो कुछ डुप्लीकेट हो जाए या कुछ एंटर हो जाए, कुछ इंसर्ट हो जाए, तो उसमें क्या होगा? जैसे मान लो कहीं पे इस जगह पे इस जगह पे कुछ एंटर करा देते हैं, तो कैसे एंटर कराएंगे? जैसे ए टी जी सी टी, टी के बाद जी एंटर करा देते हैं, फिर सी, फिर टी ए सी जी ए टी, बाकी सेम है। कौन सा चेंज आया इसमें? यहाँ पे जी का चेंज आया, जी यहाँ पे नया है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे पहला एटीजी था, यहाँ भी पहला एटीजी है, फिर सीटीसी, अब यहाँ पे सीटीजी हो गया, तो यहाँ पे फिर से चेंज हो गया, कुछ नया अमीनो एसिड आएगा यहाँ पे जिस वजह से नई प्रोटीन बन सकती है। फिर कौन है सीएटी, इधर एटीए था, ये पूरा चेंज हो गया क्या? तो ये भी क्या हुआ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन सा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू एडिशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देख लिया हमने, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू डिलेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू एडिशन। अब एक देखते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन क्या था। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में अगर हम डीएनए देखते हैं, इधर देखते हैं सिकल सेल एनीमिया में नॉर्मल जीन क्या कहता है, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में, तो पहले स्ट्रैंड का एक सेगमेंट लिखते हैं, एक अमीनो एसिड बनाने वाला सीटीसी, इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होगा? सी के साथ जी जोड़ता है, फिर ए, फिर जी। अब ये सीक्वेंस था कुछ, ये जो है ये कोडिंग स्ट्रैंड था, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था।
इन दोनों को भी आगे समझेंगे हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में। ये कोडिंग स्टैंड और एक टेम्पलेट स्टैंड। जो टेम्पलेट स्टैंड है उसी पे हमारा एमआरएनए बना करता है, कोडिंग स्टैंड पे एमआरएनए नहीं बनता है। तो एमआरएनए भी कैसा होगा, कंप्लीमेंट्री होगा। तो बनने वाला एमआरएनए कैसा होगा, तो सी का कंप्लीमेंट्री जी, टी का कंप्लीमेंट्री ए और सी का कंप्लीमेंट्री जी। मतलब ए टी के साथ जोड़ता था और जी सी के साथ जोड़ता था, ये तो हम जानते हैं। ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से और जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ता है, तो ये हमें याद रखना है। तो ये एमआरएनए बना, लेकिन चेंज हो गया कुछ इसमें। क्या चेंज हो गया, यहाँ पे जो ए और टी है ये चेंज हो गए, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एक पॉइंट बस चेंज हुआ, तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट में जी टी जी हो गया, यहाँ पे जी ए जी से जी टी जी हो गया, और फिर इधर सी ए सी हो गया, सी टी सी की जगह सी ए सी। तो पॉइंट तो ये चेंज हुआ था, जिस वजह से बनने वाला एमआरएनए भी चेंज हो जाएगा। अब एमआरएनए क्या बनेगा, सी सॉरी जी यू जी। पहले तो यहाँ पे टी आना चाहिए था, क्योंकि आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे यू आ जाएगा। तो अब हुआ क्या, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ, अब जीएजी तो बनाता था ग्लूटामिन, जीएजी बनाता था ग्लूटामिन, जबकि जीयूजी बनाता है वेलिन। अब जीएजी ग्लूटामिन बनाता है और जीयूजी वेलिन बनाता है। ये हुआ कहाँ, सिक्स्थ पोजीशन पे। सिक्स्थ पोजीशन पे जब चेंज हुआ तो ग्लूटामिन की जगह वेलिन बनने लगा और इसका अमीनो एसिड चेंज हो गया। और अमीनो एसिड चेंज होने की वजह से बीटा ग्लोबिन चेन जो थी हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन जो थी उसमें म्यूटेशन हो गया। अब बीटा ग्लोबिन चेन चेंज हो गई, जिस वजह से जो शेप होती है आरबीसी की वो चेंज होकर सिक्कल लाइक हो जाएगी। इसको बोलते हैं सिक्कल सेल एनीमिया। उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम अभी। यहाँ पे हमने म्यूटेशन सीखा। एक और कंडीशन होती है म्यूटेशन में, जिसको क्रोमोसोमल एब्रेशंस बोलते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशंस में क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। मान लो ये एक क्रोमोसोम था, ये उसकी स्मॉल आर्म हो गई, ये उसकी लॉन्ग आर्म हो गई। इसको मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, समझने के लिए। अब हुआ कुछ ऐसा कि इसमें कुछ डिलीट हो जाए। कैसे, मान लो डी डिलीट कर देते हैं, तो जो क्रोमोसोम बनेगा, जो क्रोमेटिड बनेगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ए बी सी ई और एफ। मतलब ये क्या हुआ, क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन ड्यू टू डिलेशन। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन ड्यू टू डिलेशन, कुछ डिलीट हो गया तो ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस देखने को मिलेगा। दूसरा हम बात कर सकते हैं इसमें, अगर कुछ कॉपी हो जाए तो क्या होगा, तो हम कहेंगे जैसे मान लो सी को कॉपी कर देते हैं। अब सी कॉपी होगा तो क्या होगा, ए बी सी, फिर से सी आ जाएगी क्योंकि कॉपी हुआ है, डी ई और एफ। अब ये क्या हुआ, क्रोमोसोमल एब्रेशन ड्यू टू एडिशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन ड्यू टू एडिशन। अब ये हो गया क्रोमोसोमल एब्रेशन ड्यू टू एडिशन। एक कंडीशन और हो सकती है जिसमें कि कुछ पलट जाए, कुछ बदल जाए। मान लो ए की जगह बी आ जाए, बी की जगह ए की जगह सी आ जाए या एफ आ जाए, जो भी आ जाए देखते हैं। मान लो एफ को चेंज कर देते हैं, तो ये क्रोमोसोम था, यहाँ पे ए की जगह पे एफ आ गया, एफ बी, उधर एफ की जगह पे ए आ गया। एफ की जगह पे ए आ गया,
तो CDEA, तो ये क्या हुआ? क्रोमोसोमल एब्रेशन से, ये भी क्रोमोसोमल एब्रेशन ड्यू टू इन्वर्जन, क्रोमोसोमल एब्रेशन ड्यू टू इन्वर्जन। तो ये सब म्यूटेशन के टाइप थे। हमने पॉइंट म्यूटेशन देखा था, पॉइंट म्यूटेशन हमने सिकल सेल एनीमिया के फॉर्म में देखा था। फिर हमने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू एडिशन, ये भी देख लिया। फिर हमने क्रोमोसोमल एब्रेशंस भी देख लिया तीनों तरह से। ये मेन था, यहाँ से कुछ डिलीट हो गया, यहाँ पे कुछ कॉपी हो गया, इसमें कुछ पलट गया, इन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो ये सब म्यूटेशन का कारण होता है, मतलब इन्हीं से यही म्यूटेशन होता है। अब ये म्यूटेशन किसकी वजह से होता है? तो इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कई सारे केमिकल्स होते हैं जिसको म्यूटाजेंस बोलते हैं, जो म्यूटेशन करा रहे हैं उसको म्यूटाजेन बोलते हैं। अब फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जैसे, और इसमें इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी होता है, इसको सबको हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। यूवी रेडिएशन स्पेशली म्यूटेशन कॉज करती है। अब म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन के बाद हम पढ़ते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या क्या है? पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में। ये कुछ सिंबल दिए हुए हैं पेडिग्री को समझने के लिए, इन सिंबल्स को जरा ध्यान देना है। ये मेल है स्क्वायर और ये फीमेल है, ये अनस्पेसिफाइड है, इसमें हम ट्रांसजेंडर को भी रख सकते हैं और ट्रांसजेंडर को इसमें रखेंगे, अनस्पेसिफाइड को। ये सब डिजीज्ड है रेड वाले। मेटिंग मतलब इनकी मैरिज हो गई है। ये जो मैरिज है कलीग्स में मैरिज हुई है, मतलब रिलेटिव्स में मैरिज हुई है। ये पेरेंट्स है और ये इसके ऑफ स्प्रिंग है। ये पेरेंट्स है, ये ऑफ स्प्रिंग है, लेकिन अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है। ये 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग एक साथ अगर लिखने हो तो इस तरह से 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग लिख सकते हैं। ये कुछ सिंबल्स थे। अब क्या है? पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है? पेडिग्री क्या है? सबसे पहले अगर हम कहें कि ह्यूमंस के केस में अगर फैमिली ट्री को समझना है तो हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं। द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई डिजीज चल रही है, फ्लो हो रही है, तो उसकी एनालिसिस को ही हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। अब इसमें होगा क्या, किस तरह से हमें देखना है, तो हमें इसमें कुछ बातें याद रखनी है, उससे हमारे सारे पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या क्या? कि पहला पॉइंट इसमें याद रखना है हमें कि एक होता है जनरेशन स्किप, जनरेशन स्किप का केस। एक होता है कैरियर का केस, जनरेशन स्किप हो या कैरियर हो। तो इसको पहले समझते हैं कि कैरियर क्या है, जनरेशन स्किप क्या है। कि अगर मान लो दो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स के पास डिजीज नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑफ स्प्रिंग हो, यहाँ पे एक में फीमेल, एक मेल, एक फीमेल, एक मेल, इस तरह से बना देता है। यहाँ पे कोई भी डिजीज नहीं थी पेरेंट्स के पास, लेकिन ऑफ स्प्रिंग के पास डिजीज है। तो जैसे ये डिजीज है, इधर ये भी डिजीज है, तो ऑफ स्प्रिंग में डिजीज है, पेरेंट्स के पास डिजीज नहीं है, मतलब ये जनरेशन स्किप हो गई, डिजीज के लिए जनरेशन स्किप हो गई। तो यहाँ पे जनरेशन स्किप का केस दिखा। अब ये होमोजाइगस कंडीशन में ही शो होगा, मतलब मैंने कहा कि अगर ये डिजीज है तो स्मॉल ए रहा होगा, ये डिजीज है तो स्मॉल ए रहा होगा। तो यहाँ पे स्मॉल ए लाने के लिए अगर यहाँ से इन दोनों के पास स्मॉल ए होना चाहिए, यहाँ पे स्मॉल ए आए, यहाँ पे भी दोनों स्मॉल ए आए, तो इसके पास भी स्मॉल ए होना चाहिए और इसके पास भी स्मॉल ए होना चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी है कि इसके पास दोनों स्मॉल ए हो सकते हैं, इसके पास हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके पास दोनों होते तो ये डिजीज्ड हो जाता, इसके पास भी दोनों होते तो ये भी डिजीज्ड हो जाता।
तो डिजीज तो नहीं है, मतलब उसके पास एक स्मॉल ए होगा, एक कैपिटल होगा। ऐसे ही एक स्मॉल ए इधर, एक कैपिटल इधर। तो अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या कंडीशन रही हुई, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है। अब इस केस में जनरेशन स्किप हमें दिख गई, यहाँ पे डिजीज नहीं है और यहाँ पे डिजीज है। साथ में ये कैरियर भी दिख गए कि इनके पास खुद के पास डिजीज नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर रहे हैं। खुद के पास डिजीज नहीं है लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कैरियर। तो जनरेशन स्किप का केस हमें समझ आया क्या होता है, और कैरियर क्या होता है वो भी हमें समझ आया। तो अगर ये कुछ भी हमें दिखे, अगर ये हमें दिखे तो इसका मतलब है कि डिजीज रेसेसिव है। अगर ये दिखा क्या, जनरेशन स्किप या कैरियर का केस दिखा, तो डिजीज कैसी हो गई, रेसेसिव। और अगर ये नहीं दिखा, अगर ये नहीं दिखा तब क्या, तो डिजीज हो जाएगी डोमिनेंट। ध्यान रखना ये हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, एक्चुअल में या एग्जैक्टली कोई नहीं बताएगा, ये प्रोबेबिलिटी ही होती है और इसमें क्लूज ढूंढे जाता है। ये जनरेशन स्किप का केस दिखा तो रेसेसिव, और अगर नहीं दिखा तो डोमिनेंट। इनमें से कोई सा भी दिख जाए तो हम रेसेसिव बोल देंगे, और इनमें से कोई सा ना दिखे तो हम डोमिनेंट बोलेंगे। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा क्या पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न है। क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है, जैसे कि मेल के पास डिजीज थी, वो फीमेल ऑफ स्प्रिंग में जाए, और फीमेल के पास डिजीज थी तो वो मेल ऑफ स्प्रिंग के पास जाए। मतलब अगर मेल के पास डिजीज है, मेल पेरेंट के पास, तो वो फीमेल चाइल्ड में जा रही है डिजीज, और अगर फीमेल के पास डिजीज है तो वो मेल चाइल्ड में जा रही है। अगर ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है तो हम कहेंगे इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न। कौन सा पैटर्न, क्रिस क्रॉस पैटर्न। अभी क्रिस क्रॉस पैटर्न है क्या, इसको समझ लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे फीमेल के पास डिजीज है, मेल नॉर्मल है। अब हुआ क्या, जैसे जनरेशन थी, इधर फीमेल इधर मेल, इधर फीमेल इधर मेल, इधर फीमेल, कुछ इस तरह से। इसको मेल बना देता है। अब होगा क्या कि फीमेल के पास डिजीज थी तो दोनों मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है। तो ये एक पैटर्न दिखा कि फीमेल से मेल में गई डिजीज। जब फीमेल से मेल में जनरली डिजीज जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा पैटर्न है, क्रिस क्रॉस पैटर्न है। इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते थे, मेल के पास डिजीज है तो फीमेल के पास जा रही है। 50% में ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही नहीं जाएगी, दूसरे के पास जा सकती है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखें तो फीमेल से मेल में ज्यादा जा रही है, और ऐसा होता है मेल से फीमेल में ज्यादा जा रही है परसेंटेज वाइज। तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न। अगर ये क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखा, इफ प्रेजेंट, अगर ये पेडिग्री में क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। और अगर ये नहीं दिखा, इफ एब्सेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो अगर ये है तो एक्स लिंक्ड, और नहीं है तो ऑटोसोमल। इस तरह से ये पेडिग्री के कुछ पॉइंट है। ये पॉइंट कंप्लीटली समझ में आने के बाद ही पेडिग्री में कुछ बचता नहीं है, इसके बाद पेडिग्री अपने आप सॉल्व हो जाती है। कैसे, एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एक पेडिग्री सॉल्व करके इसको ही देख लेते हैं। ये जो बनी हुई है इसमें अगर हम देखते हैं तो ये
क्या है पेडिग्री में कि अगर हम बी वाली को देखते हैं, पहले बी वाली में ऐसा इसका कोई भी पैटर्न नहीं है कि हमें यहाँ से पढ़ना शुरू करना है या यहाँ से पढ़ना शुरू करना है या इधर से। हम इस पूरी पेडिग्री को एक साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं। हमें सिर्फ इसमें क्लू ढूंढना होता है। हमें एक भी क्लू दिखेगा तो हम उसी को बोल देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा यहाँ पे डिजीज है, लेकिन इसके पेरेंट यहाँ पे डिजीज है लेकिन इसके पेरेंट्स के पास डिजीज नहीं है, मतलब ये जनरेशन स्किप का केस है। इधर डिजीज नहीं है, इधर डिजीज है, तो ये जनरेशन स्किप का केस है। तो हम यहाँ बोल देंगे कि कौन सी रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव है, साथ में इसमें कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं दिख रहा कि मेल से फीमेल में जा रही है, फीमेल से मेल में जा रही है। ये सिंपली दोनों में जा रही है। अगर ये बराबर दिख रहा है मतलब दोनों में जा रही है, तो इसको हम बोल देंगे ऑटोसोमल। तो ये क्या हो गई, ऑटोसोमल रेसेसिव। तो बी वाली देख लेते हैं, बी वाली क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, जैसा कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। दूसरी हम बात करें इसकी, इस ए की बात करते हैं, तो ए में क्या दिख रहा है, क्या इसके पास डिजीज है? हाँ, तो इसके पास डिजीज है, तो इसके पास इसके पेरेंट्स में से किसी के पास डिजीज है तो बिल्कुल है। सेम इसी तरह से इसके पेरेंट्स के पास किसी के पास डिजीज है तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे हमें जनरेशन स्किप का केस नहीं दिखा। जब यहाँ पे हमें जनरेशन स्किप का केस नहीं दिखा, कोई कैरियर भी नहीं दिखा, तो हम कहेंगे ये क्या है, डोमिनेंट है। साथ में अभी इसमें भी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। फीमेल के पास डिजीज थी तो ये फीमेल से फीमेल में भी गई, मेल में भी गई, तो इक्वल पैटर्न दिख रहा है। क्रिस क्रॉस हमें नहीं दिखा, तो हम कहेंगे ऑटोसोमल। तो ये कैसी हो गई, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो हम देख लेते हैं इसको। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ये हुआ करता है, एग्जाम्पल में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हम याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने पेडिग्री सॉल्व की। ध्यान रखना है वाई क्रोमोसोम पे वाई क्रोमोसोम पे जितने भी डिजीज चलती हैं हमें उसको नहीं पढ़ना, या जितने भी कंडीशन चलती हैं हमें उसको नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि उसका सीधा पैटर्न होता है, वाई क्रोमोसोम मेल से मेल में ही जाएगा, तो वो सीधा फ्लो होता रहेगा मेल टू मेल, तो इसलिए उसको हमें अलग से नहीं पढ़ना। अब इसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर बेसिकली होते क्या हैं, ऐसे डिसऑर्डर जो कि मेंडल्स लॉ को फॉलो करते हैं, वही मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाते हैं। जैसे जैसे इसमें हम कौन कौन से पढ़ते हैं, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, ये ये जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहला कलर ब्लाइंडनेस दिया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस नाम से पता चल रहा है कि कुछ कलर्स के लिए ब्लाइंडनेस शो करेगा, तो कलर ब्लाइंडनेस होता है, मतलब कि कुछ कलर्स में डिफरेंशिएशन ना कर पाए उसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। अब ये याद क्या रखना है, इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। हमने एक क्रोमोसोम कल पढ़ा था, सेक्स क्रोमोसोम किसको बोलते थे, एक्स क्रोमोसोम जो था वही सेक्स डिटर्मिनेशन हेल्प कर रहा था, तो इसलिए क्या बोल दिया था उसको, सेक्स क्रोमोसोम। और एक्स क्रोमोसोम पर जो डिसऑर्डर चलेगा उस डिसऑर्डर को भी क्या बोल देंगे, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा, ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आईज। कोन सेल्स होती हैं आईज में जो कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, कोन सेल्स। तो उसमें रेड और ग्रीन में कुछ डिफेक्ट हो जाएगा, जिस वजह से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, मतलब कि दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएगा। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर जीन था जो कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल था। अब वो जब कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल था तो एक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल, 8% मेल में देखने को मिलती है डिजीज, जबकि फीमेल में 0.4% में देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं एक बार, कि मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक दूसरा वाई होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम पे किसी तरह से डिजीज आ गई
तो ये 100 और 100% एक्सप्रेस होगी। तो अगर इसके पास डिजीज आई है तो 100% एक्सप्रेस होगी, जबकि फीमेल के केस में क्या होगा, 2x होता है। अगर एक के ऊपर डिजीज आ भी गई तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये एक्सप्रेस होगी ही, क्योंकि इस समय भी ये एक्सप्रेस होगा। तो ये सिर्फ कैरियर रहेगी, ये डिजीज्ड हो जाएगा। तो ये डिजीज्ड हो गया, ये कैरियर हो गई। तो इससे क्या पता चला कि ज्यादा संभावना क्या है कि मेल इजीली डिजीज्ड हो सकता है, इसीलिए इसका परसेंटेज भी ज्यादा है। तो 0.4% फीमेल डिजीज्ड होती हैं और 8% मेल डिजीज्ड होता है। दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये जो रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव टू एक्स क्रोमोसोम। तो जिसके पास 2x क्रोमोसोम है उसमें से एक अच्छा वाला क्रोमोसोम एक्सप्रेस हो जाएगा, जो डिजीज्ड वाला है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। फिर क्या होगा इसमें, अब कलर ब्लाइंडनेस की क्या संभावना रहेगी, 50-50% संभावना रहेगी। अब कैसे पैटर्न फ्लो होता है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। किसी ने कहा एक फीमेल है, वो फीमेल के जो फादर थे, इस तरह के क्वेश्चन कई सारे मिलेंगे। वो फीमेल के जो फादर थे वो डिजीज्ड थे, फीमेल के फादर डिजीज्ड थे, तो ऐसा हमने लिखा। और जो मेल है उसके भी फादर डिजीज्ड थे। अब इसमें पूछा गया कि बताओ ऑफ स्प्रिंग में कितने सन सन कितने परसेंट डिजीज्ड होंगे। तो किस तरह से देखेंगे, अब फीमेल में अगर हम देखते हैं तो इसके फादर डिजीज थे। फादर ड्यूटर को एक्स क्रोमोसोम देते हैं, फादर ड्यूटर को एक्स क्रोमोसोम देते हैं और सन को वाई। तो बताओ ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास जाएगा या नहीं जाएगा, तो हाँ ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये फीमेल कैरियर हो जाएगी, डिजीज नहीं होगी, कैरियर होगी सिर्फ। जबकि ये फादर जो है इसको वाई क्रोमोसोम देगा। जब ये वाई क्रोमोसोम देगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये नॉर्मल रहेगा, क्योंकि डिजीज तो एक्स पे थी, वाई पे तो थी नहीं। अब एक्स पे थी तो इसने दिया वाई, तो ये नॉर्मल रहेगा। अब इसके अगर हम पेडिग्री ओ पनेट स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्स सी डिजीज वाला आ गया, फिर एक्स और फिर वाई। अगर ये एक्स एक्स नॉर्मल फीमेल, एक्स इधर से वाई इधर से नॉर्मल मेल, एक्स एक्स सी कैरियर फीमेल, एक्स सी वाई डिजीज्ड मेल। तो डिजीज्ड मेल कितने हुए, ये डिजीज्ड मेल है, नॉर्मल मेल एक, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल एक, और ये नॉर्मल फीमेल। तो अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो टोटल ऑफ स्प्रिंग में से अगर हम बोलेंगे तो 25% ऑफ स्प्रिंग आर अफेक्टेड। जबकि अगर पूछा सन कितने अफेक्टेड है तो 50% सन आर अफेक्टेड। तो इस तरह से हमें ये फ्लो ये बनाना है पूरा। इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। सेम इसी तरह से ये पैटर्न जो फॉलो होगा ये हीमोफीलिया में भी फॉलो होगा, क्योंकि ये भी क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। अब हीमोफीलिया क्या होता है, इसको ब्लीडर्स डिजीज बोलता है। हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ये भी एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब इसका जीन भी एक्स क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड होता है। तो इसके केस में भी क्या होगा, जो फीमेल है वो कम अफेक्टेड होंगी, जो मेल है वो ज्यादा जल्दी अफेक्ट हो जाएंगे। which shows its transmission from unaffected carrier female। अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल कौन सी थी, कुछ इस प्रकार से अनअफेक्टेड है लेकिन फीमेल कैरियर है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कर रही है। कैरियर फीमेल
टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वायरली स्टडीड, और वो जनरली मेल के पास डिजीज को पहुंचा देती है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसमें होता क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर इसमें एब्सेंट हो जाते हैं। आज जब हम कैस्केड प्रोसेस पढ़ते हैं, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ते हैं, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो उन ब्लड क्लॉटिंग वाले फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर इसमें एब्सेंट हो जाते हैं, जैसे कि क्रिसमस फैक्टर इसमें एब्सेंट हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ब्लड क्लॉट बनना बंद हो जाएगा। सिंगल प्रोटीन दैट पार्ट इन द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड is affected. इसमें फैक्टर एब्सेंट है। ड्यू टू दिस an affected individual, a simple cut will result no stop bleeding. नॉन स्टॉप ब्लीडिंग जब होगी तो उसका ब्लड लॉस होने की वजह से वो उसकी डेथ हो सकती है। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब हेटेरोजाइगस फीमेल होगी कैरियर फॉर द हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, सन की तरफ ट्रांसमिट कर रही है। तो ये पैटर्न दिख रहा है, एक फीमेल से मेल की तरफ जाता हुआ पैटर्न दिख रहा है, जैसा कि हमें यहाँ देखा कि एक फीमेल के पास डिजीज थी तो मेल के पास डिजीज जा रही है। तो ये सब क्रिस क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, मतलब कि कैसे एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कि एक्स को ही हम सेक्स क्रोमोसोम बोल रहे थे, तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हम बोल रहे हैं। अब इसमें और क्या होगा, इसको हम रॉयल डिजीज भी बोलते थे। क्यों रॉयल डिजीज बोलते थे, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को ये मिली थी, क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री में ये देखने को मिली थी। अब इसी तरह से सिकल सेल एनीमिया नेक्स्ट डिजीज है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में हमने पढ़ा था ये ऑटोसोमल एक्स ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसको हमें याद रखना है। ये नॉर्मल आरबीसी की शेप है, राउंड एंड राउंड ओवल और बाइकॉनकेव शेप दिखाई दे रही है, जबकि ये सिक्कल लाइक बन चुकी हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसमें जी सीटीसी जो था, सीटीसी की जगह सीएसी हो गया था डीएनए में, जिस वजह से बनने वाला एमआरएनए जो था तो जीएजी की जगह जीयूजी बनाने लगा। सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिन की जगह पे वेलिन आ गया। अब इससे हुआ क्या, पहले तो ऑटोसोमल है तो इसके जीन को एच बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके जीन को एच बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच बी से रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इसमें ए एच बी ए नॉर्मल कंडीशन है, एच बी ए और एच बी एस ये इंटरमीडिएट कंडीशन है, ये हाइब्रिड कंडीशन है। एच बी ए एच बी एस एच बी एस एच बी एस बेसिकली हीमोग्लोबिन के जीन को रिप्रेजेंट करता है। एच बी का मतलब हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन वाले को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसमें देखें तो इसमें आरबीसी सारी राउंड और बाइकॉनकेव होंगी, इसमें सारी सिक्कल लाइक होंगी आरबीसी, इसमें राउंड और बाइकॉनकेव भी होंगी, साथ में सिक्कल लाइक भी होंगी। इसमें दोनों तरह की देखने को मिलेंगी। अब ये जो है ये इंटरमीडिएट स्टेज है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेज है तो अब आगे बढ़ते हैं और क्या है इसमें। HbHbS shows the diseased phenotype. HbA HbS individual appear apparently unaffected. Unaffected दिखाई देता है बट दे आर कैरियर, ये कैरियर है डिजीज के लिए। 50% प्रोबेबिलिटी टू ट्रांसमिट द म्यूटेंट जीन, म्यूटेंट जीन को ट्रांसमिट करने की 50% संभावना यहाँ पे रहती है। दिस डिफेक्ट ऑफ कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन इसमें बनने लग जाता है। यहाँ पे क्या होगा फिर, ये चेंज जो हुआ था उसका हमने पढ़ ही लिया। उससे क्या होगा, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन। जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा, कब, लो ऑक्सीजन टेंशन में। जब लो ऑक्सीजन टेंशन में इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो इसकी शेप चेंज होके सिक्कल लाइक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सिक्कल लाइक हो जाएगी, जिसको सिक्कल सेल एनीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट डिजीज है इसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया। जैसा कि इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया को हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था।
तो फिनाइल कीटोन यूरिया कैसा होता है? इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब इसको पहले तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों बोला? क्योंकि इस डिसऑर्डर की वजह से कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसीलिए इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। क्योंकि जन्म से हो जाता है तो इसलिए इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। तो किस प्रकार का है ये? ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट ये हुआ करता है। अब इसमें होगा क्या? हमने क्या पढ़ा था कल कि एक फिनाइल एलेनिन था। फिनाइल एलेनिन। अभी जो फिनाइल एलेनिन है ये कन्वर्ट होगा टायरोसिन में। कैसे कन्वर्ट होगा? तो यहाँ पे एक लीवर एंजाइम आता है जिसका नाम क्या था? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिल फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अभी जो लीवर एंजाइम है, ये लीवर एंजाइम क्या करेगा? इसको कन्वर्ट करता था। अब जब ये टायरोसिन में इसको कन्वर्ट करता था तो यहाँ पे कुछ हुआ। क्या हुआ? कन्वर्जन से टायरोसिन बना और टायरोसिन मेटाबॉलिक रिएक्ट एक्टिविटी कराता था बहुत सारी। तो कई सारी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कराता था। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जब ये कराता था तो यहाँ पे चेंज हुआ कि ये लीवर एंजाइम बनना बंद हो गया। जो जीन लीवर एंजाइम बनवाता था वो लीवर एंजाइम बनना बंद हो गया। तो इससे क्या होगा? इसका कन्वर्जन रुक जाएगा। इसका कन्वर्जन जब रुक जाएगा तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट ना होके फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लगेगा। ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो उससे क्या होगा? फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव। तो इसमें जैसे ही कन्वर्ट होगा तो इस कन्वर्जन से ये ब्रेन में डिपॉजिट होने लगा। तो डिपॉजिट इन ब्रेन। फिर इससे क्या होगा? ब्रेन में डिपॉजिट होगा तो ये न्यूरल टिश्यू को डैमेज करेगा। डैमेज द न्यूरल टिश्यू। फिर न्यूरल टिश्यू के डैमेज होने से क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन। क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन। अब मेंटल रिटार्डेशन होगा तो अब क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो इसका मेंटल रिटार्डेशन हो गया। दूसरी बात, इसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक गई। तो ये एक ही अकेला जीन कई सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। तो इसको प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल भी हमने माना था और हमने प्लियोट्रॉफी में ही इसको पढ़ा था। अब क्या हुआ? ये रिसेसिव था। अफेक्टेड इंडिविजुअल में एक एंजाइम कम होता है जो कि अमीनो एसिड को फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता था, वो एब्सेंट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा? एज ए रिजल्ट फिनाइल एलेनिन एक्यूमुलेटेड, फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होने लगेगा और कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिर उससे क्या होगा? ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगेंगी, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा और यूरिन इसको एब्जॉर्ब नहीं करता फिनाइल पायरुविक एसिड को। ऑल्सो एक्सक्रेटेड इन यूरिन बिकॉज इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन इन किडनी। किसका? फिनाइल पायरुविक एसिड का एब्जॉर्प्शन किडनी के द्वारा नहीं होता है, जिस वजह से ये यूरिन के थ्रू पास होगा। तो इसीलिए हमने इसको बोला फिनाइल कीटोन यूरिया, क्योंकि इसमें कीटोन बॉडीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है।
ये भी कई तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। इसमें होगा क्या, ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है ये सारे। अभी तक हमने एक ही एनसीईआरटी में डोमिनेंट डिसऑर्डर पढ़ा था, कौन सा, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। उसके अलावा जितने भी पढ़े हैं अभी तक हमने सारे रेसेसिव डिसऑर्डर ही पढ़े हैं एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है दिस इज ऑटोसोमल। अब ट्रांसमिट कैसे होगा, मेल से किसी में भी जा सकता है, फीमेल से किसी में भी जा सकता है। अब ये ट्रांसमिट हो जाएगा। ध्यान रखना है, मेल अगर कैरियर बन रहा है, मेल अगर कैरियर की तरह शो हो रहा है, तो मतलब वो डिजीज 100% ऑटोसोमल है। और क्योंकि एक्स लिंक्ड के केस में मेल कैरियर कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, अगर एक एक्स के ऊपर डिजीज आ गई तो 100% इसको डिजीज दिखाई देगी, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो मेल अगर कैरियर है तो वो डिजीज हमेशा रेसेसिव, वो डिजीज हमेशा ऑटोसोमल ही रही होगी। तो इस तरह से थैलेसीमिया क्या कहती है, तो थैलेसीमिया भी एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरियर रहेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरियर, और वो अनअफेक्टेड रहेगा। अब इसमें म्यूटेशन हो सकता है ड्यू टू म्यूटेशन और डिलेशन हो सकता है। इसमें क्या होगा, जो अल्फा और बीटा चेन होती है, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। जो हीमोग्लोबिन है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, उसमें 4 प्रोटीन चेन होती हैं। कौन कौन सी, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। तो उन्हीं अल्फा बीटा की बात यहाँ पे हो रही है। ग्लोबिन चेन्स, अल्फा एंड बीटा चेन्स दैट मेक अप द हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन बनाएंगी। This caused the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into the anemia। अब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही एबनॉर्मल बनेगा तो बेशक इसमें हीमोग्लोबिन खराब बनेगा। अब हीमोग्लोबिन खराब बनेगा तो आरबीसी, हम कह सकते हैं आरबीसी प्रॉपर नहीं बनेगी। तो जब आरबीसी की कमी होती है, जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसको हम एनीमिया नाम देते हैं। उसको हम एनीमिया नाम देते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एनीमिया हो गया। थैलेसीमिया इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर इन अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन अफेक्टेड होगी, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन अफेक्टेड होगी। कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है, तो थैलेसीमिया 16 नंबर के क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। हाँ ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय क्लोजली लिंक्ड जीन, कौन कौन, HbA1 और HbA2। HbA1 और HbA2 दो जीन होते हैं जो कि 16th क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। इन 16th क्रोमोसोम पे जो जीन लोकेटेड थे, HbA1 और HbA2, उनकी वजह से थैलेसीमिया कॉज होता है। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू म्यूटेशन और डिलेशन। म्यूटेशन और डिलेशन की वजह से ऑब्जर्व होगा। वन और more than 4 gene, the more gene affected that less alpha globin produce molecule। अब जो जीन अफेक्टेड है वो अल्फा ग्लोबिन कम प्रोड्यूस करेगा, लेस अल्फा ग्लोबिन। और अल्फा ग्लोबिन कम प्रोड्यूस होगी, जबकि बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन। यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि जो अल्फा प्रोटीन है, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन है, उसको 2 जीन कंट्रोल कर रहे हैं, HbA1 और HbA2 क्लोजली लिंक्ड जीन है ये। जबकि बीटा चैन को HBB जो जीन है वो भी 16 पे ही है, वो 11th पे है, HBB 11th पे है। तो अब ये जो है ये बीटा चैन को कंट्रोल कर रहा है। तो अल्फा चैन कहाँ पे, 16 क्रोमोसोम का HbA1 और HbA2 इसको कंट्रोल करता है। जबकि बीटा चैन में, बीटा चैन को 11th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट HBB जो जीन है वो कंट्रोल करेगा।
अब क्या होगा, ईच पेरेंट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन वन ऑफ बोथ जीन। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में उसकी शेप चेंज हो जाती थी, जबकि थैलेसीमिया में ऐसा नहीं हुआ। इसमें सिंथेसिस प्रॉब्लम होती है, क्वांटिटी वाइज प्रॉब्लम होती है। उसमें क्वालिटी वाइज थी, क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई थी। इसमें क्वांटिटी वाइज प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमें थैलेसीमिया में क्वांटिटी कम दिखाई देगी, तो कुछ मॉलिक्यूल गायब हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं molecules, while the latter is a qualitative problem, synthesizing an incorrectly functioning hemoglobin, functioning globin। तो जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा इसमें, या फिर हम कहें नॉन फंक्शनल ग्लोबिन चेन बनी, जिस वजह से हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इस तरह से हमारे जो मेंडेलियन डिसऑर्डर थे वो खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट इसमें है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डायरेक्ट हमें समझना है, ये है क्या, एन्यूप्लॉइडी होता है, एक यूप्लॉइडी होता है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस वजह से हुए, एक एन्यूप्लॉइडी की वजह से, एक यूप्लॉइडी की वजह से होता है। तो होता क्या है ये, इसको एक बार समझ लेते हैं। फेलियर और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और सेल साइकिल। जब सेल डिवीजन और सेल साइकिल हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो सेग्रीगेशन होता था क्रोमेटिड्स का, वो फेल हो जाता है। इससे क्या होगा, या तो कुछ गेन होगा या फिर कुछ लॉस होगा, जिसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। कुछ गेन होगा या कुछ लॉस होगा। जैसे कि अब ये दो क्रोमेटिड से सेपरेट होने थे, लेकिन अगर ये सेपरेट नहीं हो पाए तो कंप्लीट जाएंगे। तो एक के पास लॉस हो जाएगा, एक के पास गेन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। जैसा कि डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। अब इसी तरह से टर्नर सिंड्रोम होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी शो होती है। अब इसमें ये कौन कौन से सिंड्रोम है, किस तरह से आते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, डाउन सिंड्रोम, इसका एक्स क्रोमोसोम था, एक फीमेल थी, एक्स एक्स इसके पास है, ये मेल था। इसको हम नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इसको हम नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम भी बोलते हैं। होगा क्या कि जंक्शन क्या होता है, जब जायगोटी पड़ते हैं ना, तो उस पास में आता है, तो उसको जंक्शन बोलते हैं। डिसजंक्शन जब वो सेपरेट होते हैं, उसको डिसजंक्शन बोलते हैं। और सेपरेट होना रह जाए, किसी कारण से सेपरेट नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन को हम नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। तो जब गैमीट बने, तो उसमें मान लो दोनों एक ही जगह आ गए, डिसजंक्शन नहीं हुआ इसमें, तो नॉन डिसजंक्शन का केस बना। एक तरफ तो दोनों एक्स आ गए, एक तरफ कुछ भी नहीं गया। लेकिन इसमें हो सकता है, ये दोनों में केस हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। एक कंडीशन लेके बताया कि मान लो फीमेल में हुआ, यहाँ पे दोनों सेपरेट हो गए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल पन्नेट स्क्वायर हम बनाएंगे। पन्नेट स्क्वायर बनाने के बाद हमें दिखेगा कि यहाँ पे हम एक्स एक्स लिखेंगे, दोनों क्रोमोसोम आ गए, क्योंकि यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, यहाँ पे हम एक्स और यहाँ वाई। तो इस तरह से लिखने के बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 3 एक्स आ गए, ये बनी मेटा फीमेल। कौन है ये? मेटा फीमेल। एक एबनॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे एक्स एक्स वाई, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बनेगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे एक एक्स है, एक 0 है, ये टर्नर सिंड्रोम बनेगा। यहाँ पे एक y है और एक 0 है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक एक्स क्रोमोसोम एटलीस्ट कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए ऑर्गेनिज्म की, तो वो यहाँ पे एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, तो ये डेथ बोल सकते हैं इसको, या फिर हम कह सकते हैं ये बनेगा ही नहीं।
तो इस तरह से नॉन डिसजंक्शन का केस चला करता है। तो नॉन डिसजंक्शन में होगा क्या, अब एक एक करके इसके जो डिसऑर्डर्स हैं उसको समझते हैं। डाउन सिंड्रोम है क्या? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम मतलब जैसा कि हमने अभी देखा, मान लो यहाँ पे 21वां क्रोमोसोम था, यहाँ 21वां क्रोमोसोम था, तो इधर से क्या हुआ, दो 21वें क्रोमोसोम आ गए, इधर से एक आ गया, तो इधर से दो, इधर से एक, तो यहाँ पे तीन हो गए। अगर ये 21वें नंबर का क्रोमोसोम होता तो यहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम हो जाती, कुछ इसी तरह से। तो यहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम हुआ। was first described by, अभी 1866 में डिस्क्राइब किया गया था। अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट सैचुरेटेड, शॉर्ट स्टेचर्ड मतलब कि हाइट कम होगी उसकी, स्मॉल राउंडेड हेड होगा, स्मॉल राउंडेड हेड होगा, फरोड टंग होगी, पार्शली ओपन माउथ होगा, पाम ब्रॉड होगा। ये करेक्टरिस्टिक पाम क्रेसेस देखने को मिलेंगे। फिजिकल और साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होगा। ये पीवाईक्यू सारा पूछा गया था पहले। ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये डायग्राम डाउन सिंड्रोम को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये डायग्राम भी कई बार आया हुआ है, इसमें फ्लैट बैक ऑफ हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, पाम क्रेसेस मतलब यहाँ पे ऐसे दरार जैसी दिखाई देंगी, बिग और रिंकल्ड टंग दिखाई देगी, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज मतलब कि जन्म से ही हार्ट में जो डिजीज दिखाई देंगी इसमें। यहाँ डाउन सिंड्रोम इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें क्या होगा, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा, इसमें जो होंगे ना 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो 47 क्रोमोसोम बड़े, वो 21वां क्रोमोसोम एक बड़ा है। अब क्लाइनफेल्टर में दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल एक्स कॉपी। इसमें कि एक्स क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी आ गई है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में ही नॉन डिसजंक्शन हुआ था एक्स एक्स फीमेल में, जिस वजह से एक एडिशनल कॉपी आ गई। हो सकता है मेल में हुआ हो तो उसके एक्स वाई साथ में आ गए, इधर से एक्स आ गया, तो दोनों तीनों मिलके एक्स एक्स वाई बन गया। तो इसमें भी 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें, ओवरऑल मस्कुलियन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा फीमेल में, साथ में फेमिनियन डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा जिसमें कि गायनेकोमेस्टिया होता है। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल। ये जो इंडिविजुअल होते हैं स्टेराइल होते हैं। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रेस्ट इसमें बढ़ जाते हैं। अगर फीमेल है तो नंबर ऑफ ब्रेस्ट बढ़ जाएंगे, और मेल है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट उसमें देखने को मिलेगा क्योंकि ये क्लाइनफेल्टर है, जनरली ये ट्रांसजेंडर हुआ करता है। तो फेमिनियन कैरेक्टर ये था, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। इसके बाद आया था टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या था, हमने पढ़ा था, एक तरफ से 0 आया था, एक तरफ से एक्स आया था, तो ये टर्नर सिंड्रोम था। इसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि एक एक क्रोमोसोम यहाँ पे एक एलोसोम कम है। सच डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट था, जिस वजह से यहाँ पे 45 क्रोमोसोम रह गए। एक्सोटाइप का सच फीमेल आर स्टेराइल है। कौन, ये फीमेल है, और ये फीमेल कैसी होगी, स्टेराइल होगी। ओवरीज जो होंगी इसकी वो रूडिमेंट्री होंगी। अदर फीचर इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसमें अदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी एब्सेंट हो सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।